Hello, my friends. This is Raghuveer Singh Rathore, and I welcome you all on our platform where we are learning spoken English. So far, we have discussed the world of bee. Bee is a king of its own kingdom. Yes, हमारी लैंग्वेज अलग अलग राजाओं के साथ में चलती है. There are many kings in our language. और उनमें से जो बेसिक टू पिलर्स हैं दे आर बी एंड डू, जो हमने पिछले कुछ सेशंस में समझा. ओके, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझकर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस. फाइन. तो कुछ होना, कुछ करना. अभी तक हमने कुछ होना को समझा है. हमारी लैंग्वेज के ये दोनों बेसिक पिलर्स हैं. इन्हीं पर हिंदी टिकी है, इन्हीं पर इंग्लिश टिकी है. इंग्लिश में कुछ होना का मतलब है टू बी समथिंग, एंड इंग्लिश में कुछ करना का मतलब है टू डू समथिंग. ओके, तो आज हम हमारी दुनिया में, हमारी लैंग्वेज की दुनिया में दूसरा राजा यानी डू के बारे में समझने जा रहे हैं. तो हम शुरुआत करते हैं. करना. देयर इज अ वर्ड करना इन हिंदी. इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? डू, है ना? हम सभी जानते हैं अच्छे से. इस करना की तरह से ही वी हैव मैनी एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, जाना, खाना, पीना, सोना. इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी लैंग्वेज में 1000 से ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट वर्ब. यस, हमारी जो ये दुनिया है ये चारों तरफ एक्शन से घिरी हुई है. और बॉडी एवरी सेकेंड इज इन एक्शन. हमारा सोचना एक्शन, हमारा करवट लेना एक्शन, हमारा बैठना एक्शन, ये जो हैंड जेस्चर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक्शन. हर चीज़ एक्शन. आपने आँखों को झपकाया वो भी एक्शन. हमने सुना वो भी एक्शन. अरे एक्शन ही तो है हमारे लैंग्वेज का जो बेस है. चारों तरफ हमारे आसपास क्या है, क्या चल रहा है? एक्शन. और दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि एक्शन आपने सीख लिया, एक्शन पे मास्टरी कर ली तो लैंग्वेज पे मास्टरी कर ली. वही एक्शंस की ये कुछ मैंने आपके सामने वर्ड्स रखे हैं. दे आर जस्ट 5 नहीं, दे आर ओवर 1000. उनमें से 5 का तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. करना, जाना, खाना, पीना, सोना, सोचना, उठना, बैठना, सोना, खाना. इस तरह से हमारी दुनिया में 1000 एक्शन वर्ब्स हैं. कमरे में एंटर करना, गाड़ी चलाना, गाड़ी स्टार्ट करना, ऑफिस में काम करना, बॉस को रिपोर्ट देना, स्कूल का होमवर्क करना और स्कूल अटेंड करना, क्लास अटेंड करना. एवरीवेयर दे आर एक्शंस. लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना हो, क्लास अटेंड करना, पढ़ाई करना, इवन लड़ाई करना, अगर हम ध्यान से सोचें तो इन सब में ये सारे जो 1000 एक्शंस हैं इनमें से करना 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 बार बार रिपीट हो रहा है ना? पढ़ाई करना, लड़ाई करना, अटेंड करना. इंग्लिश में तो सिंगल एक्शन अटेंड करना का अटेंड ही होता है, बट हिंदी में हम 2-2 शब्द यूज़ कर रहे हैं. उसी तरह से पढ़ाई करना का इंग्लिश में तो सिंगल है स्टडी, बट हिंदी में पढ़ाई करना, लड़ाई करना में इंग्लिश में तो फाइट है, बट हिंदी में लड़ाई करना. इसका मतलब इन सभी जितने भी एक्शंस, 1000 एक्शंस हैं, इन सब में कॉमन ज़्यादा हर एक्शन के बाद में रिपीट होने वाला जो वर्ड है दैट इज करना. तो एक बार हुआ यूं कि जैसे हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं ना, वैसे ही ये 1000 एक्शंस की मीटिंग हुई.
हिंदी में जितने भी 1000 एक्शन वर्ब्स उनको पहचानने का एक ही तरीका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी एक ही तरीके से एंड हो रहे हैं, सभी के पीछे ना लगता है। तो हिंदी में जितने भी वर्ड्स जो जिनके पीछे ना लगता है वो हैं एक्शन वर्ब्स। और उन्हीं का जब इंग्लिश में हम कोई वर्ड पहचानना चाहते हैं तो हमें पहचानना पड़ेगा कि करना से ही हम एक्शन को पहचान सकते हैं। हिंदी में जो भी करना है वो इंग्लिश का एक्शन है। गॉट इट? तो एक बार जैसे हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं वैसे ही सभी एक्शंस के बीच में इलेक्शन हुआ, ये डिसाइड करने के लिए कि हम सभी 1000 से भी ज़्यादा एक्शन वर्ब्स का कोई ना कोई तो राजा होना चाहिए, कोई ना कोई तो कमांडर होना चाहिए, कोई ना कोई तो रूलर होना चाहिए। इस इलेक्शन में जब ये चर्चा चल रही थी देन ये जो सबसे ऊपर बैठा है ना करना, वो एक खोपचे में कहीं कॉर्नर पे बैठकर बस सुन रहा था बातें। लेकिन सभी जब डिस्कस कर रहे थे तो ये डिसाइड हुआ कि भैया जितने भी एक्शंस हैं उनमें कॉमनली करना बार बार रिपीट होता है, कहीं ना कहीं करना आ ही जाता है। तो क्यों ना ये डिसीजन लिया जाए कि करना को ही हम सभी एक्शंस का राजा बना दिया जाए। यस। और जब ये इलेक्शन हुआ करना भी एकदम से सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या, मेरा काम तो सिर्फ एक्शन था और मुझे सभी एक्शंस का राजा बना दिया, है ना। तो जब राजा बनाया गया हिंदी की दुनिया में, हिंदी के एक्शंस में करना इज अ किंग, तो इंग्लिश की दुनिया कोई अलग थोड़ी है। हम मानते अलग हैं, माना कि हमको ऐसा लगता है ये किसी दूसरी दुनिया की भाषा है, बट ये भी तो बेचारी भाषा है। तो हिंदी में करना का इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? डू। इट मीन्स इफ करना is a king of all the actions in Hindi language, then do is the king of all the actions in English language. English भाषा का, English language में actions जितने भी हैं हम जो मिनिमम पूरी लाइफ में यूज करते हैं वो 1000 के आसपास है। इट डजंट मीन कि सिर्फ 1000 हैं, लेकिन जितने भी एक्शन हैं उन सभी का राजा कौन है? डू। उन सभी का बॉस कौन है? डू। डू इज द बॉस ऑफ ऑल द 1000 एक्शन वर्ब्स जो हम पूरी लाइफ में यूज करते हैं। गॉट इट? अगर डू सभी एक्शंस का बॉस है, इसका मतलब बाकी के जितने भी एक्शंस हैं वो सब डू की प्रजा है। फॉर एग्जाम्पल गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ऐसे 1000 हैं और ये एक 1000 किसकी प्रजा है? डू की प्रजा है। और जो प्रजा है उसको हम मानते हैं वो राजा का ही एक प्रकार है। अगर मैंने बोला गो, इनडायरेक्टली मैंने बोला डू, क्योंकि गो डू का ही एक टाइप है। मैंने बोला कम, इनडायरेक्टली मैंने बोला डू, बिकॉज कम डू का ही एक टाइप है। मैंने बोला स्लीप, इनडायरेक्टली मैंने बोला डू, बिकॉज स्लीप डू का ही एक टाइप है। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाएगी, जितने एक्शंस हैं मैं सभी को बोल सकता हूं क्योंकि सभी डू के ही टाइप हैं। ऑल द 1000 एक्शंस आर द टाइप्स ऑफ डू ओनली। तो जब भी हम इनमें से कोई भी एक्शन यूज करेंगे आप समझ जाइए कि इनडायरेक्टली हम वहां डू बोल रहे हैं। हम स्लीप बोलेंगे तब भी इनडायरेक्टली डू बोल रहे हैं, हम रन बोलेंगे तब भी इनडायरेक्टली हम डू बोल रहे हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ समझने को है ही नहीं। जितने एक्शंस हैं वो सभी डू के टाइप हैं। दैट्स इट। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज डू इज अ किंग ऑफ ऑल द एक्शंस, डू सभी एक्शंस का राजा है। तो जब जब इन प्रजा को जरूरत पड़ती है तो कौन मदद करने आएगा? राजा। तो अभी देखेंगे कि कैसे राजा डू अपनी सब्जेक्ट्स की मदद करते हैं। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट्स इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं, प्रजा को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए हमने इसको ताज ही पहना दिया, जैसे आपको कंफ्यूजन ही ना हो।
करना यानी डू। डू इज़ अ किंग ऑफ ऑल द एक्शंस, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा डू लिखा है। और ये डू सभी एक्शंस का टाइप है, यानी कि इन सब का बॉस है। डू, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये सब, ये सी। अब मैंने इसके अंदर आप देखिए ध्यान से कि डू राजा है और मैंने लिस्ट के अंदर डू को भी लिखा है। आप खुद सोचिए, हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, ये पद तो उन्हें बाद में मिला है। पहले तो वो इस कंट्री के नागरिक हैं ना। प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नागरिकता खत्म थोड़ी हो गई। तो नागरिक तो अभी भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। गॉट इट? तो वो दोनों पोजीशन संभाल रहे हैं। एक नागरिक होने की पोजीशन भी उनके पास में जो पहले थी अभी भी है वैसी की वैसी, लेकिन एक एडिशनल पोजीशन आ गई, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दैट इज कि वो प्राइम मिनिस्टर है। द सेम वे डू के दो रोल हैं। डू एक्शन था किसी जमाने में, इट डजंट मीन कि जैसे राजा बना तो उसका एक्शन वाला रूप खत्म हो गया। नो, एक्शन तो वो अभी भी है, नागरिकता तो उसके पास में, प्रजा होने का अधिकार तो उसके पास अभी भी है। वो प्रजा तो है ही, लेकिन साथ में वो खुद ही राजा भी है। तो आपको कई सेंटेंसेस में डू दो बार दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू, बस आ गया सामने। ये तो बहुत बेसिक कॉन्वर्सेशन का मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप, ठीक है। तो डू का रोल करना, जो एक्शन था वो तो है ही, लेकिन डू मदद करने के लिए भी आता है क्योंकि वो राजा भी है। अब दो दो रोल निभाने पड़ रहे हैं बेचारे को। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, तो हम शुरुआत कर चुके हैं डू की दुनिया की। एंड डूज वर्ल्ड इज द बिगेस्ट वर्ल्ड बिकॉज डू में सारे एक्शन समाये हुए हैं। सभी एक्शंस आर द टाइप्स ऑफ डू ओनली। तो बाकी के जितने भी राजा हैं उनमें सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? डू का है। हमारी लैंग्वेज अलग अलग राजाओं से होकर गुजरेगी। हमारी लैंग्वेज इज काइंड ऑफ ए स्टोरी। बी एक राजा है, डू एक राजा है। बी की प्रजा बेचारे 3 लोगों की प्रजा थी, एजएमआर। डू की प्रजा बहुत बड़ी प्रजा है। लाइकवाइज हैव हमारी लैंग्वेज का राजा है। लाइकवाइज विल हमारी लैंग्वेज का राजा है। दिस वे ऑल द मोडाइल वर्ब्स, कुड, शुड, ये सब अपने अपने लेवल पे राजा लोग हैं, क्योंकि जो मदद करने आएगा ऑब्वियसली वो राजा ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डू राजा साहब, तो हमने 2 पिलर समझे थे, कुछ होना एंड द सेकेंड वन इज कुछ करना। कुछ होना को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, यानी बी की दुनिया से हट के अब हम आ चुके हैं डू की दुनिया पे। डू की दुनिया मतलब कुछ करना। कुछ का मतलब क्या होता है हमने पहले भी समझा हुआ है, समथिंग। करना का मतलब डू और कुछ का मतलब समथिंग। तो क्या हो गया? डू समथिंग। लेकिन डू समथिंग तो अधूरा सेंटेंस है, हम पहले ही भी समझ चुके हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है। यानी ऐसा तो हमने बोला ही नहीं, आई डू समथिंग, यू डू समथिंग, तुम कुछ करते हो, मैं कुछ करता हूं, ऐसा तो बोला ही नहीं। कुछ करना ये तो बहुत कॉमन और जनरल सेंटेंस है। जैसा कुछ होना था, तो जब कुछ होना का मतलब था बी समथिंग और वो भी अधूरा था, तो कुछ करना का मतलब डू समथिंग भी अधूरा है। और मैंने आपको बोला था कि भाषा में कभी भी सेंटेंस को अकेला नहीं छोड़ते। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर को बड़े शहर के अंदर, मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा रिस्क होता है ना, तो बड़े शहर के अंदर इसको हम अकेला नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरह से सेंटेंसेस में, इंग्लिश में किसी सेंटेंस को हम अकेला नहीं छोड़ते। यानी मालिक तो कोई ना कोई होगा ही। मालिक कौन होता है? सब्जेक्ट। या तो आई होगा, या यू होगा, या ही होगा, या शी होगा, या वी होगा, या दे होगा। कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ही होगा। लेकिन बिना सब्जेक्ट का ये तो मालिक ही नहीं है, अकेला तो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमारी लैंग्वेज में एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया गया है और उसका नाम है टू। तो वो टू आगे आके सब्जेक्ट की जगह भर लेता है, उसकी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। अब बताओ इस घर में कौन घुसेगा? मेरे होते कोई नहीं घुस सकता। मालिक नहीं तो क्या हुआ? मैं टू यहाँ पर खड़ा हूँ। टू डू
समथिंग। तो कभी भी बिना मालिक के कोई सेंटेंस होता नहीं। जब मालिक नहीं है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां पर जरूर होता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड हमेशा टू ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आई डू समथिंग, जैसे ही मालिक आ गया टू गायब हो गया। मालिक कौन है यहां पर? आई इज मालिक। आई डू समथिंग। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि सभी एक्शंस का राजा डू है, और इसीलिए करना यानी डू हमेशा दो रूप, टू रोल्स डू हैज टू प्ले। वन इज हेल्पिंग वर्ब यानी राजा वाला रोल, अनदर इज एक्शन वर्ब यानी जो उसका असली रोल है, एक्शन। गॉट इट? अच्छा, चलिए एक फटाफट से इस बात को समझते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्यों हमें जरूरत पड़ती है भाषा बोलने की। तो एक तो मैं रीजन आपको पहले ही बता चुका हूं। हमारे आसपास चारों तरफ हमारी दुनिया में क्या चल रहा है? एक्शन चल रहा है। चारों तरफ एक्शन है, इसीलिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। वही एक्शन हमारी इंफॉर्मेशन है और वो हमें शेयर करना पड़ता है। लेकिन एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बिना भी लैंग्वेज की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और वो है मैं, आप और हमारे आसपास के वो लोग जिनकी वजह से हमें ये बातें करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से भाषा की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे आसपास मैं, आप, हमारे आसपास के लोग ना हो, डू वी नीड एनी लैंग्वेज? जरूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वो लोग कौन कौन है। सभी आसपास हमारे जो लोग हैं वो कौन है? कोई ना कोई पर्सन है, और वो पर्सन कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू टेल मी वन थिंग, हु इज द फर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ? बताइए। तो जनरली लोगों का आंसर आता है, बड़ा इमोशनल सा आंसर आता है, और ऑब्वियसली हम सभी की लाइफ में फर्स्ट पर्सन तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, है ना? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हम हमेशा बातों को इमोशनल वे में देखते हैं, सोचते हैं। बट इफ यू सी प्रैक्टिकली, तो ऐसा कहा जाता, गीता में भी लिखा है कि हमारे जाने के बाद में चाहे कितने भी हमारे रिश्ते हों, वो हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। यानी व्हेन वी एग्जिट दिस वर्ल्ड, नो रिलेशन इज देयर। इसका मतलब जब तक हम हैं तब तक सारे रिश्ते हैं, जब हम नहीं होंगे तो रिश्ते नहीं होंगे। इट मीन्स दुनिया आप ही से शुरू होती है, आप ही पर खत्म होती है। तो सीधा मतलब क्या है? यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ। हम ही से शुरू होती है, इसलिए हम यानी मैं, मेरे लिए मैं, आपके लिए मैं, आपके लिए आप मैं हैं, मेरे लिए मैं हूं। मैं का इंग्लिश में जो टर्म होता है दैट इज आई। ओके, आई फर्स्ट पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी दुनिया का फिलॉसफी के हिसाब से भी हम पहले इंसान हैं, तो लैंग्वेज भी इसीलिए मैं को फर्स्ट पर्सन मानती है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आप मुझे बताइए कि हु इज द सेकंड पर्सन इन योर लाइफ? आप कहेंगे सर वो पहले वाले फर्स्ट पर्सन में तो ठीक है, आई हो गया, सेकंड पर्सन में तो ऑब्वियसली अब दूसरे नंबर पे तो पेरेंट्स को रखना ही पड़ता है, ऑब्वियसली वही है, और कौन है इसके अलावा, इनके अलावा कौन हो सकता है? यस, यू आर करेक्ट। लेकिन अभी भी ये आंसर इमोशनल है। लेट्स सपोज यू आर सिटिंग एट योर होम, मे बी एट सम अदर प्लेस। आप अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग ऑन फ्लाइट, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, शॉपिंग मॉल में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखते वक्त आपको अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाए, अर्जेंसी आ जाए, इस तरह की इमरजेंसी हो जाए कि यू आर नॉट एबल टू मेक अ कॉल, तो किसको बोलेंगे? मुझे तो बोल नहीं सकते क्योंकि मैं तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूं। किसको बोलेंगे? आपके इमीडिएटली जो बगल में आसपास के लोग हैं, मे बी दे आर स्ट्रेंजर्स, और हो सकता है कि यू आर एक्वेंटेड, दोनों केस हो सकते हैं। तो जो भी आपके आसपास इमीडिएटली अवेलेबल होगा, अ पर्सन यू कैन डायरेक्टली टॉक टू, जिससे आप सीधा बात कर सकते हैं विदाउट एनी बैरियर,
इन एन इमरजेंसी। तो इस वक्त इमीडिएटली जिससे भी आप बात कर सकते हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, जहां बगल में पड़ोस में भी कोई आपके है और उससे आप सीधा बात कर सकते हैं, या आपके आसपास घर में कोई है जिससे आप सीधा बात कर सकते हैं और उनसे आप सीधा बात करके अपनी बात रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन इन योर लाइफ। अब वो कोई भी हो सकता है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपको बार बार आप कह के बोल रहा हूं, तुम कह के बोल रहा हूं, तो मेरे लिए, मैं तो सीधा आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम टॉकिंग टू यू। तो मेरे लिए अभी इस वक्त मेरी दुनिया के सेकेंड पर्सन कौन है? आप हैं। सेकेंड पर्सन कौन है? आप हैं। आपके लिए आपकी दुनिया में सेकेंड पर्सन जो भी सामने अवेलेबल है, जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ बैरियर। गॉट इट? बस में बैठे हैं एंड समवन इज सिटिंग बिसाइड यू, और वो स्ट्रेंजर है लेकिन आपको इमरजेंसी है, तो यू विल हैव टू टॉक टू दैट स्ट्रेंजर, और वो स्ट्रेंजर आपकी दुनिया का कौन हो जाएगा? दूसरा इंसान, यानी सेकेंड पर्सन। और आप उससे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आपका मतलब हिंदी में हो, इंग्लिश में होता है यू इज द सेकेंड पर्सन ऑफ अवर लैंग्वेज। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। देखिए, हमारी दुनिया में हम इंसानों की जो हैबिट है, हमारा एक बेसिक ह्यूमन जो हमारा नेचर है वो ये है, वी जनरली डू नॉट टॉक टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से हम कम बात करते हैं। एक और दूसरा, समझ गए? आई एंड यू, मैं और तुम एक दूसरे से अपने एक दूसरे के बारे में कम बात करते हैं। ये हमारा नेचर है, क्योंकि ज़्यादातर हम किसी ना किसी के बारे में पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं ना, तो इसीलिए किसी ना किसी थर्ड पर्सन को टॉपिक बनाना पड़ता है। हाँ, दैट इज़ अवर ह्यूमन नेचर। हमारा जो नेचर है, इन ऑफिस गॉसिप्स, इन स्कूल्स, इन द नेबरहुड, wherever you are surrounded by the people and you have to talk to them, but उनसे जब आप बात करते हैं तो मैं और तुम मिलकर हमेशा ज़्यादातर थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। We talk most about the third person। इसीलिए थर्ड पर्सन जो है हमारी लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमारे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट यानी टॉपिक मोस्टली थर्ड पर्सन होता है। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं आपका भाई क्या करता है, एंड अगर आपको अपने भाई के बारे में बताना है कि मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई करता है, मुझे पढ़ने नहीं देता है ना, या फिर आपका बॉस, मेरा बॉस हमेशा डांटता ही रहता है। अभी ये बात आप किससे कर रहे हैं? बॉस से कर रहे हैं या मुझसे कर रहे हैं? यस, ये बात तो आप मुझसे कर रहे हैं। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं डायरेक्टली तो यू आर टॉकिंग टू मी, बट किसके बारे में? अबाउट बॉस। क्या बॉस यहाँ अवेलेबल है? नहीं है। बात तो मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझसे कर रहे हैं। आप फर्स्ट पर्सन है, आई एम द सेकेंड पर्सन। आपके लिए मैं तुम हो जाता हूँ, और बात किसके बारे में हो रही है? बॉस। अब बॉस यहाँ अवेलेबल नहीं है। हो सकता है बॉस आपके बगल में इस वक्त बैठा है, फिर भी आप बात किससे कर रहे हैं? मुझसे कर रहे हैं। किसके बारे में? बॉस के बारे में। दैट्स वाई थर्ड पर्सन मे बी अवेलेबल देयर, मे नॉट बी अवेलेबल देयर। गॉट इट? तो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके बारे में वो मौजूद है या नहीं, बट हमारे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट और टॉपिक कौन है? दैट थर्ड पर्सन। बात हम एक दूसरे से कर रहे हैं, बट एक दूसरे के बारे में नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, एंड ही और शी। वैसे हम इंसान लोग बहुत ही सेल्फिश हैं। हमने क्या किया? अपनी दुनिया को अलग बना दिया। लैंग्वेज जब डिस्कवर की तो हमने ही और शी अलग अलग बना दिए। ही और शी इंसानों के लिए तो ही और शी, और बेचारे बाकी के सभी चीज़ों को हमने इट में डाल दिया। तो जितने जानवर हैं हमारे आसपास, जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मटेरियल हैं, वो सभी बेचारे इट में आते हैं। लेकिन
ही और शी को छोड़कर, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, द होल वर्ल्ड लाइज इन इट। पूरी दुनिया बाकी की किस में समाई हुई है? इट में समाई हुई है। ये अर्थ भी इट है, दैट मार्स भी इट है, ये मौसम भी इट है, गैलेक्सी भी इट है, हम जमीन पर जितनी चीज़ें हमें दिख रहा, आपका टेबल भी इट है, इवन आपके घर में कोई पेट है वो भी इट है, जितने जानवर हैं वो सब इट हैं। और इसके अलावा हम इंसानों के अंदर भी एक कैटेगरी इट होती है। 2 साल से कम जो बच्चा होता है, बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो होता है, इन्फेंट बोलते हैं उसको, इन्फेंट जो होता है वो भी इट कहलाता है ना। तो अब कहीं अगर आपके आसपास बच्चा रो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट इज़ क्राइंग। हाँ, वो बात अलग है कि सुनने वाले को नॉलेज नहीं तो शायद वो नाराज़ हो जाए, मेरा बच्चा इट थोड़ी है, ये इंसान है। तो आप उनको नॉलेज देंगे नहीं, हाँ हम इनको ही बोलेंगे, बट आफ्टर 2 years ऑफ एज, 2 साल क्रॉस करने के बाद में फिर वो 8 में आ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि 2 साल तक अगर हम देखें तो एक छोटे बच्चे का जो ब्रेन वो डेवलप नहीं होता है, तो वो पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाया है। इंसान तो तभी हम कहलाते हैं ना जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है। गॉट इट? सो वो कंप्लीटली इंसान नहीं बन पाया है। सो दैट्स वाई वी कीप इट इन द डिफरेंट कैटेगरी, यानी इट कैटेगरी में। गॉट इट? एंड देन हमारे सामने आ जाता है, अगर आपने बोल दिया कि ये टेबल जो है ना मेरा बड़ा बेकार है, ये पंखा जो है सही नहीं चल रहा है, तो आपने फैन का नाम लिया, टेबल का नाम लिया, तो वहाँ इट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बोल दिया कि मेरा जो फ्रेंड है ना श्याम, वो रोज़ लेट कर देता है, आपने श्याम का नाम ले लिया, बस नाम ले लिया तो ही की ज़रूरत है ही नहीं। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन, ये है हमारी लैंग्वेज का थर्ड पर्सन, यानी तीसरा व्यक्ति। फाइन। अब आपके घर में आसपास की कॉलोनी में बहुत ज़्यादा पावर कट हो रहा है, 3-3 घंटे लाइट जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आपके आसपास के सब लोग इकट्ठा होकर लोकल अथॉरिटी, पावर हाउस में जाकर यू विल कंप्लेन, आप कंप्लेन करेंगे। आप वहाँ जाके बोलेंगे कि हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ मैं नहीं बोला, यू हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीबडी अलॉन्ग विद यू। आपके साथ में जो भी थे सबको शामिल करके आपने एक यूनिट, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट किया, है ना। एंड दैट इज कॉल्ड वी इन इंग्लिश। हम इन हिंदी, वी इन इंग्लिश। लेकिन मैंने इसको आसान भाषा में समझने के लिए इसको मैंने ग्रुप का नाम दिया है। सो आई कॉल इट फर्स्ट ग्रुप, और टेक्निकल यानी ग्रामेटिकल टर्म में बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर थोड़ा सा ग्रामेटिकल हो जाता है। आई डोंट वांट कि आप वो ग्रामर वाली फीलिंग आए आपके अंदर, है ना। सो आई, दैट्स व्हाई आई कीप इट वेरी सिंपल, ग्रुप बोल देते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो कि इस वीडियो को आप कितने लोग देख रहे हैं। आप अकेले ही देख रहे हैं या फिर चैनल पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो। आई हैव नो आइडिया। हाँ, वो बात अलग है कि यूट्यूब मुझे शायद इसका डेटा दे देगा कि कितने लोगों ने आपके, कितने व्यूज़ आए, कितने लोगों ने ये वीडियो देखा। हाँ, बट मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी अभी तक बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बार बार आपका यूज़ कर रहा हूँ, तुम का यूज़ कर रहा हूँ। तुम और आपको इंग्लिश में हम बोलते हैं यू। हाँ, ये अलग बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एज का कोई मतलब नहीं होता है, सबको समान रखा जाता है। वेदर इट इज़ जूनियर और सीनियर, हम सभी को तुम या आप ही बोलते हैं। एंड हिंदी में तुम और आप अलग अलग हो सकते हैं, बट इन इंग्लिश यू कॉमन है। तो मेरे सामने अगर आप अकेले भी बैठे हैं तब भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मेरे सामने आप एक से ज़्यादा 1,00,000 लोग भी हैं और वीडियो देख रहे हैं, तब भी मैं आपसे यही बोलूँगा, हाउ आर यू ऑल। तो यानी कि यू की कोई प्रजाति है ही नहीं। यू प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, दोनों कैटेगरीज में आ जाता है। और द रूल्स वी हैव विद यू आर सेम, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। यू के साथ आर ही आएगा तो आर ही आएगा,
वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू की कोई प्रजाति है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है तुम। अब हम आते हैं हमारा आखिरी पर्सन। आप रिसेंटली किसी शादी में तो गए होंगे। आपने जब शादी में गए, मान लीजिए कि आप किसी अपने क्लोज किन की शादी में गए हैं, बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार की शादी में आप गए हैं। मान लीजिए चाचा के लड़के की शादी है, यानी आपके कज़न की शादी है। कज़न की शादी में जब जाते हैं तो 2 दिन तो अपने आराम से निकल जाते हैं, है ना। आप शादी अटेंड करके घर पे जब आते हैं ना, तो आपके फैमिली के साथ में डिस्कशन होता है ना। और जनरली ये डिस्कशन जो होता है किस चीज़ पे होता है बताइए। हाँ, जनरली डिस्कशन होता है कि उस शादी में क्या क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ पर उनकी शादी में गड़बड़ हो गई, हाँ, या फिर किसका बिहेवियर बहुत खराब था। अगर आप ये बात करते हैं कि उस फैमिली के चारों लोग एक जैसे हैं, मैंने सोचा कि सिर्फ कज़न का बिहेवियर खराब होगा, तो चाचा जी का बिहेवियर भी इस बार बहुत खराब था, है ना। So you are talking not only about the single person, you are talking about the whole family, all the person, all the members of the family। यानी आप 4 लोगों की एक साथ बात कर रहे हैं, और इसलिए आपने क्या बोला, वे 4 लोग। तो इस वक्त आपकी बात किससे हो रही है? फैमिली से। किसके बारे में? वो 4 लोगों के बारे में। और वो 4 लोग कौन हैं? अभी आप तो सिर्फ अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, यानी मैं और आप, आई एंड यू। किसके बारे में? थर्ड पर्सन। बट ये एक सिंगल पर्सन नहीं है, ये कितने हैं? एक से ज़्यादा, यानी 4 हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक टर्म बना है, दैट इज कॉल्ड दे। यानी एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन, यानी तीसरा व्यक्ति है, बट वो सिंगल नहीं है, वो एक से ज़्यादा है। ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? आपस में कर रहे हैं। किसके बारे में? उन 4 लोगों के बारे में। तो इस तरह से करके वी हैव ऑल द पर्सन्स इन आवर लैंग्वेज। इनके बिना लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पर्सन्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। डू की दुनिया का हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डू इन आवर लाइव्स? क्योंकि हम तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, लेट्स सी। मैंने आपको बोला था कि वी हैव 1000 एक्शन वर्ब्स। उनमें से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। देयर इज अ टर्म गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। यस, इफ यू सी डिक्शनरी, आपको गो का मतलब जाना मिलेगा। अभी गूगल सर्च करके देख लीजिए। गो का मतलब है जाना। यहां तक ठीक है। गो का मतलब है जाना। और अभी जब आप अपना रूटीन बताते हैं, तब आप कैसे बताते हैं? मैं सुबह उठता हूं, मैं के लिए इंग्लिश में कौन सा टर्म है? यस, मैं के लिए इंग्लिश में टर्म है आई। ओके, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस आई के साथ में। इस गो को उठा के आई के साथ में रख देते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? आई गो। व्हाट डज इट मीन इन हिंदी? हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? एक बार ये बताइए, बताइए, सोचिए क्या होता है मतलब। यस, मुझे पता है कि कुछ लोग तो इसका आंसर सही बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका हिंदी में मतलब बोलते हैं। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आई गो कई बार बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने कई बार रिपीट किया। तो सबसे शॉर्टेस्ट लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, शॉर्टेस्ट सेंटेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टिल हिंदी में मतलब बहुत सारे नहीं बता पाएंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि गो का मतलब तो जाना है, और यहाँ आई के साथ गो को लगाया तो मतलब क्या बना? मैं जाना, माई
फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा मैं गया, ये भी नहीं, मैं जा रहा हूं, ये भी नहीं, तो बताइए क्या मतलब है इसका। आई नो दैट बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता चल गया और पता भी है पहले से। ओके, अगर ध्यान से देखें तो गो के का मतलब जब गो अकेला है तब उसका मतलब है जाना, बट अभी एक चेंज किया। व्हाट इज द चेंज? वी हैव पुट गो विथ सब्जेक्ट आई के साथ में रख दिया। आफ्टर दिस चेंज अब गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं रह गया। दिस चेंज, आफ्टर दिस चेंज गो हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टू वर्ड्स इन हिंदी। वो जाना से एक सिंगल वर्ड से कन्वर्ट होके डबल वर्ड्स में हो चुका है। और अब गो का मतलब हिंदी में सिंगल वर्ड नहीं है, दे आर डबल वर्ड्स, यानी टू वर्ड्स आर देयर इन हिंदी, और ये बनता है जाता हूं। गॉट इट? मैं यानी आई का मतलब मैं। ओके, कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? मैं जाता हूं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, जिनको कंफ्यूजन था। मैं एक नंबर, जाता हूं दो नंबर, मतलब मैं फर्स्ट, जाता सेकंड, हूं थर्ड। हाँ, ये तो थ्री वर्ड्स हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो आई एंड गो। हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ दो शब्दों में काम हो गया, है ना? सो मैनी गेट कंफ्यूज्ड। लैंग्वेज में बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, दो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, मैं तो थ्री वर्ड्स लगाऊंगा, हिंदी में तो तीन थे। सो दैट इज द आई कैन से द चार्म ऑफ दिस लैंग्वेज, कि इस लैंग्वेज के अंदर बहुत छोटे सेंटेंसेस में हमारा काम हो जाता है। इंग्लिश इज अ शॉर्ट लैंग्वेज। तो गो का मतलब अभी भी गो अकेला है, बट आई के साथ खड़ा है। इट मीन्स अब गो का मतलब हिंदी में दे आर टू वर्ड्स, जाता हूं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब आई गो का मतलब जाता हूं। अभी हमने किया क्या, इस बात को समझते हैं। जब गो अकेला था तो उसका मतलब जाना था। देखिए, हर एक्शन प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और बताइए फ्यूचर में भी नहीं। एक्शन का कोई फ्यूचर होता ही नहीं है। टेंसेस का फ्यूचर होता है, एक्शन का प्रेजेंट, पास्ट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड परफेक्ट। वो माधुरी दीक्षित वाला परफेक्ट। अभी जो परफेक्ट है इसकी कहानी हम बाद में समझेंगे, ओके, लेटर ऑन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। तो गो के थ्री फॉर्म्स क्या क्या हैं, बताइए बताइए। बहुत सारे बता सकते हैं आराम से, लेकिन कुछ कंफ्यूज होंगे शायद। गो गोवा गॉन कर देते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, मैंने देखा है, गो गोवा गॉन, नो, ऐसे ही बस तुक्का। सो वी हैव थ्री फॉर्म्स, गो, सेकेंड इज वेंट, एंड थर्ड इज गॉन। इनमें से पहला वाला कौन सा है? गो। गो के तीन नाम है। फर्स्ट फॉर्म भी है ये, इसका एक और नाम है सिंपल भी बोलते हैं इसको, और तीसरा इसको प्रेजेंट भी बोलते हैं। पहले वाले के तीन नाम हैं, दूसरे वाले के भी तीन नाम हैं। इसको सेकंड बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, इसको भी सिंपल बोलते हैं, इसको पास्ट भी बोलते हैं, एंड थर्ड वाले के बेचारे के दो ही नाम है। इसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। गो, वेंट, गॉन में से फर्स्ट वाला कौन सा है? गो। ओरिजिनल वर्ड वो भी क्या है? गो। तो फर्स्ट फॉर्म भी गो है, ओरिजिनल वर्ड भी गो है। इसका मतलब वॉट एवर इज द ओरिजिनल वर्ड, इस गो का मतलब, जिसका मतलब जाना है, दैट इज ओरिजिनल वर्ड। उस ओरिजिनल वर्ड का फर्स्ट फॉर्म भी ओरिजिनल वर्ड खुद ही है। ईट है, उसका फर्स्ट फॉर्म भी ईट ही है। हमने बस वो ओरिजिनल यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट फॉर्म उठा के आई के साथ रख दिया, और इसका मतलब बन गया मैं जाता हूँ। अगर इसकी जगह पे मैं ईट का एग्जांपल लेता तो ईट का ओरिजिनल वर्ड भी ईट है, और उसका फर्स्ट फॉर्म भी वो ओरिजिनल वर्ड ईट ही है। बस उसको एज इट इज उठा के, ईट को उठा के आई के साथ रख दिया, आई ईट,
हिंदी में मतलब क्या बना, मैं खाना खाता हूं। फाइन। अब एक बार आप सोचिए अपना रूटीन हिंदी में, ठीक है, हिंदी में अपना रूटीन बताइए। तो अच्छा, अगर आपको अपना रूटीन बताना है, खैर मुझसे तो आप एक भी डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे, बट मन में सोचिए एक बार। तो एक बार सोचेंगे तो आप क्या निकलेगा, है ना, डेफिनेटली यही निकलेगा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद में मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में मैं स्नान करता हूँ, उसके बाद में मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद में मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, जिम से वापस आता हूँ, उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं ऑफिस या कॉलेज या स्कूल के लिए बाहर निकलता हूँ, फिर कार स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, कॉलेज पहुँचता हूँ या स्कूल पहुँचता हूँ, वहाँ काम शुरू करता हूँ या स्टडी शुरू करता हूँ, वहाँ पर मैं सारा काम ख़त्म करके चाय पीता हूँ, उसके बाद में लंच करता हूँ। मैं ऐसे 100 सेंटेंसेस भी बोल दूंगा तो ऑल वुड बी एंडिंग विद द सेम पैटर्न। सुबह उठता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ताहूँ, सारे सेंटेंसेस ताहूँ से एंड होने वाले हैं। क्लियर। अब आप बताइए कि मैंने आपको बोला था क्या कि आपको रूटीन बताना है तो ताहूँ से ही एंड होने चाहिए? नहीं, इट इज ऑल बाय डिफॉल्ट। लैंग्वेज तो हमेशा बाय डिफॉल्ट होती है। हिंदी हम कभी सोच के थोड़ी बोलते हैं, हिंदी तो हमेशा हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, जो आ जाता है वो बोल देते हैं। देखिए अभी भी क्या रिपीट हो रहा है मेरी ज़बान पे, क्या क्या आ रहा है बार बार, जो आ जाता है वो बोल देते हैं। गॉट इट। तो जब मेल बोल रहा है तो ताहूँ बार बार रिपीट होगा थ्रू आउट द रूटीन। लाइकवाइज एक फीमेल बोलेगी तो वो क्या बोलेगी, ती हूँ। जब हम ग्रुप में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा करते हैं, ते हैं। और किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वो हमेशा लेट आता है, घर पहुंचता है। ऑल आर एंडिंग विद द सेम पैटर्न, बस थोड़ी सी वैरायटी है हिंदी के अंदर, बट इंग्लिश में कोई वैरायटी नहीं है। ताहूँ जहां पर भी है। इंग्लिश में अभी हमने आई गो का मतलब क्या समझा था, मैं जाता हूं। ये भी किससे एंड हो रहा है, देखिए आप रेड आउटलाइन के अंदर आप देख सकते हैं, ताहूं से एंड हो रहा है। और आपने जो रूटीन बताया वो भी किससे एंड हो रहा है, बाय डिफॉल्ट आपने ताहूं से एंड किया। इसका मतलब रूटीन बताते वक्त जो भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं हिंदी में, देखिए फिर करते हैं आ गया मेरी टंग पे, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, बार बार आपको सुनाई देगा हिंदी में। गॉट इट। और हिंदी में आपको मदद मिल रही है ये सुनकर ऑब्जर्व करने में, और आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश में। इसका मतलब इस पूरे कोर्स में हमें और कोई नहीं, हमारी मातृभाषा नेटिव लैंग्वेज हिंदी मदद कर रही है। हाँ, ताहूं इंग्लिश में इस जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आय के बाद सीधा एक्शन, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म और कोई नहीं, ओरिजिनल वर्ड ही, उस वर्ड का ओरिजिनल वर्ड ही उसका फर्स्ट फॉर्म है। गॉट इट। तो अगर आपको अपना रूटीन बताना है तो कैसे बताएंगे, बस फर्स्ट फॉर्म एक्शन पता होने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट यू नो एक्शन। अब सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है खैर कि वो 1000 के आसपास एक्शन सारे तो हमें याद है नहीं, तभी तो चैलेंज आया है इंग्लिश के अंदर। हाँ, लेकिन हमें 15, 20, 15, 20 और मैक्सिमम 50 तो कम से कम याद होते ही हैं, है ना, जो हमारे आसपास डेली रूटीन के एक्शंस है, उठना, खाना, पीना, सोना, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये तो याद ही होंगे। तो फटाफट से आज की ये एक्टिविटी है आपकी कि आप फटाफट से अपनी पूरे दिन के क्या क्या एक्शंस आप करते हैं उसमें आपको अपना इंग्लिश में रूटीन बताना है। ये नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको बस ये सोचना है कि स्ट्रक्चर क्या है, एंड यू आर अप्लाइंग दैट स्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन विद सब्जेक्ट, दैट्स इट। किसी ने बोला तुम रुको मैं आता हूं, किससे एंड हुआ, मैं आता हूं से एंड हुआ। इंग्लिश में क्या है, ऑब्वियसली बस आप समझ चुके हैं, आता हूं के लिए आने का एक्शन कम होता है, ओरिजिनल वर्ड भी कम है और उसका फर्स्ट फॉर्म भी कम है, आई के साथ कम लगाया, आई कम। बस ये ऑब्जर्व करना है थ्रू आउट द डे। टुडे इटसेल्फ इफ यू ऑब्जर्व, अभी के अभी आसपास पूरे दिन आप, वैसे आप एक चीज बताइए, आपके आसपास कौन सी लैंग्वेज ज्यादा चलती है,
तो आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है, इंडिया में रहते हैं, हिंदी चलेगी ऑब्वियसली। हाँ, हिंदी चलती है ना, नो प्रॉब्लम, आपके आसपास हिंदी चलती है। यही एक ज़माने में बैरियर था, इसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। हिंदी चलती है ना, बस हो गया हमारा काम। आसपास हिंदी चलती है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कितनी बार आपके आसपास लोगों ने हिंदी में बात करते वक्त आपने खुद ने भी खुद को भी ऑब्जर्व करना है, कितनी बार आपके आसपास इंक्लूडिंग यू लोगों ने हिंदी में बात करते वक्त हिंदी के सेंटेंसेस को एंड किया है ताहूं तीहूं तेहें के साथ। ये आपको ऑब्जर्व करना है। इफ यू ऑब्जर्व इट, आज ही टुडे इटसेल्फ यू विल फाइंड एटलीस्ट 150 to 200 सेंटेंसेस। कितने? 150 से 200 सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे आज। और अगर आप पूरे दिन ऑब्जर्व करने लग जाएं तो आपको 300 के आसपास सेंटेंस मिलेंगे। आपको बता दूं, हिंदी में भी हम 600 के आसपास ही पूरे दिन में सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हैं। इसके बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं हम, बस मैक्सिमम 600 सेंटेंसेस हैं, बस उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं। और इंग्लिश में हम उन्हें रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज्ड हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो उसमें से ताहूं तीहूं तेहें वाले सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज ऑब्जर्व कर लिया तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 150 सेंटेंसेस। आप पूरे दिन को ऑब्जर्व करने बैठे तो 300 सेंटेंसेस आपको मिनिमम सुनाई देंगे, और वो 300 सेंटेंसेस मतलब हाफ और इंग्लिश, क्योंकि टोटल हम 600 सेंटेंसेस ही बोलते हैं पूरे दिन में, हाफ इंग्लिश। अभी तो मैंने सिर्फ एक टेंस की बात की है और जिसका मैंने नाम तक नहीं बताया आपको, जिस टेंस का मैंने आपको नाम तक नहीं बताया। इसी से आपके अंदर चेंज इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज आपके अंदर चेंज आ जाएगा। सिर्फ एक सेंटेंस अभी आज हमने सीखा, गॉट इट। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे ताहूं तीहूं तेहें, किसी ने बोला मैं आता हूं, तो आपने एकदम से कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस इन योर माइंड उसी वक्त। अच्छा, आता हूं का मतलब आने का एक्शन कम होता है, फर्स्ट फॉर्म कम और ओरिजिनल वर्ड भी कम होता है, तो आई कम, यस, सेंटेंस बन गया, है ना। दिस वे आप पूरे दिन में 150-200 जितने भी सुनाई देते हैं सबको कन्वर्ट करते जाइए, बस दिमाग में, माइंड के अंदर। बोलना नहीं है, बस माइंड में कन्वर्ट करते जाइए। बाय थर्ड डे स्टार्ट एंजॉइंग दिस प्रोसेस। आपको मजा आने लगेगा, यार ये तो बढ़िया काम हो गया। जब जब हिंदी हमारे आसपास चलती है तब तब मुझे सेंटेंसेस इंग्लिश में मेरे दिमाग में कन्वर्ट होते हैं, और बाय थर्ड डे आपको मज़ा आने लगेगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ मिल गई, मतलब इंग्लिश ऐसे मतलब बनती जा रही, बस आपको मज़ा, आप एंजॉय करने लगेंगे। और बोलो, और ऑब्जर्व करता हूँ मैं, ऐसे करके यू विल फाइंड ऑल द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। और बाय 4th and 5th डे योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग विद इट्स ऑटोमेशन। यानी हमें लैंग्वेज सीखने के लिए स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा दिमाग के पास में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसीलिए अगर आप याद करें, ध्यान से सोचे, तो हिंदी आपको किसने सिखाई? हाँ, किसी ने नहीं सिखाई। पहला वर्ड आपने कब बोला? यू डोंट नो। कौन से दिन, कौन सी एज में आपने पहला वर्ड बोला? यू डोंट नो, यू नॉट अवेयर। और कब आपने फ्लुएंसी आपकी लैंग्वेज में कमांड की हिंदी में, आपको पता नहीं। तो इंग्लिश कुछ अलग है क्या? इंग्लिश भी तो भाषा ही है। तो जैसे हम सुन सुन के पता ही नहीं चला कब हिंदी सीख गए, वैसे इंग्लिश भी सुन सुन के सीख सकते हैं। बस एक ही आयरनी है हमारे कंट्री के अंदर कि हमारे आसपास इंग्लिश चलती नहीं है, इसलिए आपको सुनने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आपको अब क्लासेस और इस तरह के चैनल और वीडियो पे आना पड़ रहा है। अभी अमेरिका में आप 3 months और 4 months के लिए, इफ़ यू विजिट अमेरिका, विल डेफिनेटली लर्न इट क्विकली विद इन 3 or 4 months, क्योंकि आप सुन ही वो रहे हो बस, और देयर इज एन ऑटोमेशन इन योर माइंड। अब यह ऑटोमेशन का प्रोसेस के लिए पहले, क्योंकि इंडिया है, आसपास इंग्लिश नहीं चलती, इसीलिए मैंने 3 दिन का पहले सेल्फ ओरिएंटेड काम बताया आपको मैंने, कि पहले खुद पे काम करें, खुद उसके ऊपर बार बार सोचें, ऑब्जर्व करें, देन योर माइंड विल स्टार्ट द ऑटोमेशन बाय 4th डे। 4थे दिन से आपका दिमाग खुद काम करना शुरू कर देगा, और 5वें दिन से ये सेंटेंसेस आपकी जबान से स्लिप होने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। And mark my words, this is one of the unique formulas, practical way of
अप्लाइंग द लैंग्वेज इन रियल लाइफ। चारों तरफ हमारे कौन सी भाषा चल रही है? हिंदी चल रही है। उसी को हथियार बना दिया हमने। बार बार हिंदी सुनाई देगी, तब तक आपके सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे एंड दिस वे आपको आदत पड़ जाएगी इंग्लिश 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 करने की, और आपके दिमाग में हज़ारों सेंटेंस इंग्लिश के बनने लगेंगे। बाय 5th डे इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे आप मास्टर हो जाएंगे। और इसी तरह से 5-5 दिन के इस प्रोसेस से हम धीरे धीरे करके जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी टेंसेज होते हैं, उन सभी पे हम धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वे। हमें कहीं नहीं जाना है, किसी माहौल की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं बोली जाती है हमारे आसपास, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तभी तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया आज तक। नो प्रॉब्लम, वी हैव हिंदी एंड हिंदी विल हेल्प अस आउट। हमारी मातृभाषा है ना, उसकी मदद लेंगे एंड लर्न इट। और आप बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर यू विल कमांड द लैंग्वेज। आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होने लग जाएगी। मार्क माई वर्ड्स। एंड दिस प्रैक्टिकल वे हमारी क्लासेस में लोगों ने इस तरह से विदिन 3 months इंप्रूव किया है। गॉट इट? ओके, मैंने आपको इस टेंस का नाम भी नहीं बताया। नाम बताना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंसेस पे जो गया वो गया काम से। मैं आपको नाम बताता उससे पहले तो आपने सेंटेंस को बोलना सीख लिया, समझना सीख लिया। अब आप अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। आज ही ऑब्जर्व करेंगे और आज ही आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। हो गया काम। टेंस के नाम की कहाँ जरूरत है? हाँ, स्टिल बिकॉज टेंसेस आर लाइक द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज। तो बैकबोन पे तो काम थोड़ा बहुत तो करेंगे ही हम, थोड़ा बहुत टेंसेस को समझेंगे ही, बिकॉज दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन उस पर फोकस नहीं करेंगे, बस टेंसेस को रगड़ेंगे नहीं। वी फोकस ऑन द एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों भाषाएं हिंदी और इंग्लिश एक्सप्रेशन है। हिंदी तो हमारे लिए लाइफ लाइन है, हिंदी तो मतलब हमारे लिए हमारी जिंदगी है। और इंग्लिश, अच्छा ये तो हम बाद में सीखेंगे, ये तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है ना। ऑल स्कूल लाइफ वी आर टॉट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड दैट इज द आयरनी इन अवर कंट्री। यही एक प्रॉब्लम है कि हमें सब्जेक्ट की तरह दिखाया गया, तो हमको क्या लगा कि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तब इंग्लिश पे काम करेंगे। बट अभी तो हमारे बस का रोग नहीं है। अरे क्यों? बोथ लैंग्वेजेस आर एक्सप्रेशन। लाइक आपके लिए हिंदी इज अ लाइफ लाइन, लाइकवाइज अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश फॉर सम इज अ लाइफ लाइन। इसका मतलब जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है बेचारी, वो भी एक भाव है। एंड इसीलिए यहां पर हमारे इन सेशंस में वी फोकस ऑन द भाव, यानी एक्सप्रेशंस, नॉट जस्ट टेंसेस, एक्सप्रेशंस। तो हिंदी में भी आप जिस जगह जिस भाव के लिए जो टेंस यूज करते हैं, द सेम इन इंग्लिश वी डू, उसी जगह पे उसी एक्सप्रेशन पे हम वही टेंस यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस बोल के प्रूव करना चाहूंगा कि अगर टेंसेस पे गए तो गए काम से। इसीलिए मैनी आर देयर इन आवर कंट्री, 2-2 साल, 3-3, 4-4 स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर ली, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आई, बिकॉज दे टेक इंग्लिश अ डिफरेंट वर्ल्ड और इंग्लिश को सिलेबस की तरह देख रहे हैं। मैनी आर देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, and while they prepare for exams they have all the deep knowledge of grammar and their rules. सारे रूल्स उनको पता है, लेकिन अभी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो इंग्लिश नहीं आती। Why? Because उन्होंने इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है। So let me prove it कि ये सब्जेक्ट नहीं है, it's a language and language is all about expression. Fine. एक सेंटेंस है, जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग बैठे, मैं वहां से तुरंत निकल जाता हूं। अब आप बताइए ये घटना कब की है? टेंस कौन सा है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का एट फर्स्ट सबसे पहले यही एक इमेज दिमाग में बनेगी, ये तो पास्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग बैठे हैं, मैं वहां से तुरंत निकल जाता हूं। सुनते ऐसा लग रहा पास्ट है ना? यस, ऑब्वियसली इट इज पास्ट, लेकिन इसके अंदर मैंने हिंदी में टेंस कौन सा यूज किया है? सारे सेंटेंस कैसे एंड हो रहे हैं? जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, मैं
ता हूं कि कुछ लोग बैठे हैं, मैं तुरंत निकल जाता हूं। ऑल सेंटेंसेस आर एंडिंग विद ता हूं, ता हूं, ता हूं। और अभी तो हमने समझा है, रूटीन बताते हैं तब हम उसमें ताहू लगाते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और रूटीन तो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में ही तो बता रहे हैं। इट मीन्स वो प्रेजेंट टेंस है। और अभी आप देख सकते हैं इस फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, सिंपल और प्रेजेंट। तो इस टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ हिंदी में मैंने प्रेजेंट सिंपल यूज किया, और घटना कब की है, पास्ट की। इसीलिए मैं कहता हूँ टेंसेस पे गए तो गए काम से, एक्सप्रेशन पे गए देन यू कैन लर्न इट क्विक एंड यू कैन कमांड द फ्लुएंसी। हिंदी में जहां पर ताहू यूज हो रहा है पास्ट के लिए, तो इंग्लिश में कुछ और यूज होगा क्या, नहीं। इंग्लिश में भी तो वही यूज होगा जो हिंदी में हो रहा है। हिंदी में प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में कुछ और यूज क्यों करेंगे, इंग्लिश में भी प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे ना। सो लेट मी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। अभी मैं इंग्लिश में बोल के आपको बताता हूं। जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, एज आई रीच देयर, मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया रीच का। मैं देखता हूं, आई सी, फर्स्ट फॉर्म लगाया सी का। फ्यू पीपल आर सिटिंग, ये कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, इस पे तो हम बाद में आएंगे। कुछ लोग बैठे हैं, मैं वहां से तुरंत निकल जाता हूं। आई लीव फर्स्ट फॉर्म, आई लीव द प्लेस राइट मोमेंट। गॉट इट। सो दैट इज ऑल। कि एक्सप्रेशन पे गए तो कमांड कर लेंगे, लेकिन टेंसेस पे गए तो गए काम से। अभी जो टेंसेस में उलझा हुआ आदमी है ना, वो हमेशा क्या बोलेगा, नहीं ये तो पास्ट का है, मैं तो पास्ट में बोलूंगा। सो पास्ट में बोल ही नहीं सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन, जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि पास्ट की घटना को प्रेजेंट में क्यों बोल रहा है, मतलब बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड विद टेंसेस। उनको टेंसेस से क्या लेना देना, उनको थोड़ी मतलब है कि वो थोड़ी इसलिए बनाते हैं मूवीज की, मतलब इंडिया में बैठकर हम सब लोग देख रहे हैं और हमको टेंसेस समझने, इसलिए वो प्रॉपर हमारे तरीके से टेंसेस को समझाएंगे, बताएंगे, लैंग्वेज के अंदर डालेंगे। नो, जैसा हमारे लिए हिंदी भाव है, हमने पास्ट में भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया, तो वो भी तो बेचारे पास्ट में प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे उसी जगह पे। उनके लिए भी वो भाव ही तो है, एक्सप्रेशन ही तो है। दैट इज नॉट टेंस फॉर देम। इसीलिए समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, बिकॉज दे एक्सप्रेस देयर लैंग्वेज, दे डू नॉट फोकस ऑन द टेंसेज। और हिंदी में भी हम भी टेंसेज पे फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन द एक्सप्रेशंस। और इट इज हैंस प्रूव कि जब भी हम अपने आसपास सिचुएशंस को समझते हैं हिंदी में, हिंदी के एंडिंग पैटर्न से हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारी मातृभाषा और इंग्लिश में देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज कि वर्ड्स अलग हैं, लेकिन बोथ आर हैविंग अ लिंकेज। दोनों भाषाओं के बीच में एक लिंक है। उस लिंक को समझने के लिए हमारे इस सेशन के अंदर मैंने बहुत सारे जगह पे हिंदी की एंडिंग पैटर्न से इंग्लिश के पर्टिकुलर वो टेंस को कनेक्ट किया है, जिससे आप कभी भी ऑफ ट्रैक हो ही नहीं सकते। हमेशा जब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचिए सेंटेंस ताहू से एंड हो रहा है, हाँ यहाँ तो गड़बड़ करनी ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। वेदर इट इज पास्ट में बोल रहे हैं तो ताहू निकल रहा है, तब भी प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर में भी बोलते हैं हम ये, तुम पहुंचो मैं कॉल करता हूं। कॉल तो फ्यूचर में करोगे, बट सेंटेंस क्या बना, कॉल करता हूं, ताहू के लिए आई कॉल, फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। फ्यूचर में भी यूज होता है। आप मूवीज का सीन बताते तब भी क्या बोलते हैं, है ना, कि उस वक्त बाहुबली आता है, सब उसका वेलकम करते हैं, उसके बाद में बलाल देव को गुस्सा आता है, ता है। मूवी कब देखी, पास्ट में। प्रूव्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल। हम इसके ऊपर आगे और एग्जाम्पल समझेंगे। और आज हमने सीखा है, आज हमने देखा है डू की दुनिया, डू का वर्ल्ड। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट कि हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हमने बी में समझे थे वैसे ही डू में भी हैं, बट डू वाले सेंटेंसेस हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसको फिर से स्ट्रक्चर को दोबारा समझेंगे। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला था कि हम बी को में समझ चुके हैं, तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बट डू के अंदर इट मे कंफ्यूज यू, इसीलिए मैं उसको आपको दोबारा समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। और डू यानी इस तरह के प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस पे आपको आज प्रैक्टिस करनी, ऑब्जर्व करना है, दैट इज योर टास्क। ओके, ऑब्जर्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यू विल फाइंड मेनी एक्शंस। ओके, कुल मिला के हमें क्या सीखना है लैंग्वेज में, एक्शंस। वंस यू आर डन विद द एक्शंस, यू विल बी थ्रू इन लैंग्वेज।
ठीक है? होप यू विल बी डूइंग योर होम टास्क. See you in the next session. Till then, goodbye. Thank you so much for watching this video.